साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुवृत्ति क्लासेस में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 2 दिन पहले अभी जो आंसर की आई है उसमें यह देखने के लिए मिला है कि बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चंस हमारे बच्चों के गलत हो रहे हैं। और अभी जो नॉन ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो भी सेम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेपर भी लगभग वैसा ही होगा जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपको देखने के लिए मिला। तो आपका एक क्विक रिवीजन और आपके प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर अप करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की। तो आइए देखते हैं किस किस तरीके के सवाल आए थे और हमारे बच्चों ने उसमें कैसे सिल्ली मिस्टेक्स की हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस सवाल में क्या है। इस सवाल में मुझे जो लगता है बच्चों से जो गलती हुई होगी वो हुई होगी ऑफ की वजह से इस पॉइंट पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें हम एक नजर में, सवाल में कुछ खास है नहीं। देखिए ये क्या है, 15/18। अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15। भाग लगा हुआ है, फिर कोष्टक है 3/6, 12/9 प्लस 2/6। इसको आप चाहो तो 1/3 भी लिख सकते हो। फिर है प्लस 3/8 भागे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इसको भी गुणे में मत बदलिएगा क्योंकि भाग के बाद ऑफ लगा हुआ है। तो अब कितना हो जाएगा ये 18/15 और गुणे 15/8। देखिए 15 से 15 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 9 18, ये हो गया। यहाँ आप देखिए 3 त्रिकाई 9, 6 दूनी 12। यहाँ आप देखिए 15 से 15 कैंसिल, 3 छक्के 18। मतलब अब आपका सवाल बन गया 1/6 भागे। अब आप देखिए 2/3 और 1/3 मिला के कितना होगा 3/3। मतलब ये और ये कैंसिल है, तो 1/6 में मैं 1 का भाग दूं चाहे गुणा दूं कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। मतलब ये वाला डाटा तो आपका कैंसिल ही हो गया। धन कितना है 3/8। अब ये भाग है, भाग को अगर गुणे में बदलोगे तो 9/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। देखिए 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8। अब देखो आप 1/6 और यहां से भी 1/6 आ गया। तो जब 1/6 प्लस 1/6 होगा मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 2/6। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 1/3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इस सवाल में मुझे जो लगता है बच्चों से गलती हुई होगी वो इस पॉइंट पर हुई होगी, उन्होंने आपको तुरंत गुणे में बदल दिया होगा जिसकी वजह से उनके सवाल गलत हुए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 0.06, 0.66, 0.6। देखिए इस सवाल में आपको एक चीज दिख रही होगी 06 है और 006 है। मतलब अगर आप खुद ये सोचो कि 0.06 में अगर मैं 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ भी मैं 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आने वाला है। यहाँ भी अगर मैं 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आने वाला है। अब आप देखिए चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो सभी में स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब आपका जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा 1/0.1 का स्क्वायर। पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0.01। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 100 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर कई बार 2 4 का गुणन भी दे दिया जाता है, जैसे 6 दे दिया है तो फिर 12 दे देगा, 18 दे देगा। कुछ इस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपको कह रहा है 3 संख्याएं 2:14:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना है तो उनका एचसीएफ करें। देखिए एलसीएम है तो पहले आप तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए इसका जो ये वाला जो हिस्सा है इसका जो एलसीएम है देखिए 14 में 2 तो पहले से ही शामिल है, 3 अलग है तो 14 3 42 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है 4116 और हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आया 42। आप भाग दे लीजिए, 7 6 42, 7 5 35, 6 बचेगा 61, 7 8 56, 5 बचेगा 7 8 56, 6 9 54, 6 8 48, 98। ये रहा 98। सवाल में कुछ था ही नहीं। अब चाहते तो इसको बरबली भी कर सकते थे।
एलसीएम दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई है, उसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम को एलसीएम के बराबर कर दो। यहाँ एक बात जरूर समझने की रहती है कि एलसीएम बराबर होता क्या है। एलसीएम बराबर अगर दो संख्याएं हैं तो ए गुणे बी, और अगर तीन संख्याएं तो सी। जहां पर पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे ए, दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे बी, और तीसरी संख्या बराबर हो जाता है एचसीएफ गुणे सी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से आपसे क्या पूछ गया था, एचसीएफ दे दिया हुआ था, ये एलसीएम यहां से हमें दिख रहा है कि 42 है, तो 4116 42 के बराबर होगा। उत्तर आपके सामने। बात करते हैं अगले सवाल की। 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित। ऐसे सवाल को लगाने के लिए जब कभी भी बड़ी संख्या आती है, इसमें तीन तरह से सवाल पूछा जाता है। पहला, वह कौन सी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएंगी, वह कौन सी संख्या जिससे तीनों को विभाजित करने पर सभी में समान शेष बचेगा, और वह कौन सी संख्या जिससे विभाजित करने पर शेष सो एंड सो एंड सो, मतलब तीनों में शेष अलग अलग आता है। जहां शेष अलग अलग रहता है तो पहले हम शेष को हटा लेते हैं, फिर सवाल का एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। जहां शेष समान है या शेष है ही नहीं, मतलब सीधा एचसीएफ निकालना है। तरीका क्या है, एक बात आपको हमेशा याद रखिए, एचसीएफ संख्या में भी होता है, योग में भी होता है, अंतर में भी होता है, एलसीएम में भी होता है, और अगर गुणे की बात करें तो वहां दो बार होता है। अब आप देखिए इस सवाल की, इस पर्टिकुलर सवाल की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर सवाल की, तो इसमें क्या बोल रहा है, संख्या क्या क्या है देखिए, 1063 है, फिर 2815 है, और फिर 3451 है। अब आप देखो इसको अगर मैं हल करूं, इनका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो अब आप देखो 15, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 6 चला गया 5, 27 में से 10 चला गया 17। यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो 11 में से 5 चला गया 6, 4 में से 1 चला गया 3, 34 में से 28 चला गया 6। अब घटाना मुझे इसको भी चाहिए, लेकिन घटाने का फायदा मुझे तब मिलता जब संख्या छोटी मिलती, लेकिन यहाँ पर तो सबसे छोटी संख्या 636 है। इसको यदि आप घटाओगे भी तो 1700 में से 600 घटाओगे कितना आएगा, 1100। तो ये तो बड़ी हो गई, तो या तो अब इसका एचसीएफ 636 ही होगा, और या तो 636 का कोई गुणनखंड या उससे छोटा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 6 से भाग दूं तो 6 कम 6, 6 6 हम 36, 6 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 53। मतलब वो तो 53 है या तो वो 12 है, ठीक है। अब आप देखो सवाल में क्या कह रहा है, ये संख्या क्या 2 3 में से किसी से कट रही है क्या, देखिए 2 से तो कोई भी नहीं कटेगी, 3 से भी 6 1 7 3 10 नहीं कट रही, नहीं कट रही, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको विभाजित किससे किया जा रहा है, 12 से। 12 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना आएगा, y है, ठीक है। बस किसी भी एक संख्या को आप 12 से विभाजित कर लीजिए। ये 1063 है, इसको आप 12 से विभाजित कर लो तो 12 अट्ठे 96, कितना आ जाएगा 10, 103, 12 अट्ठे 96, मतलब अब आपका शेष कितना बचा 7। मतलब ये हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। ये 53 से कट रहा होगा, ऐसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12, तो भाग किससे देना है आपको, 12 से, ठीक है। अब आप देख लीजिए, निकालना आपको ये था, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 12, y की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 7, मतलब 36 माइनस 98, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये बड़ा है, ऋण 62 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कुछ भी नहीं है इस सवाल में भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, मनोज के पास 200 लीटर तेल है, 274 लीटर तेल भी है, कई सामान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है, प्रत्येक कंटेनर में 1 प्रकार का तेल हो, सभी कंटेनर पूरी तरीके से भर जाए, प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम मात्रा। जब कभी भी बात अधिकतम की जाए मतलब मामला एचसीएफ का है, और संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, कंटेनर जो उसके पास है वो है एक 200 का और एक है 274 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 74, यानी या तो एचसीएफ 74 है और या तो 74 का गुणनखंड है। अब आप देखिए 74 कटेगा किससे, 2 और 37 से। अब 37 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्वयं में प्राइम नंबर है और 200 में 37 का भाग जाएगा नहीं, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 178 आता है। दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3828 का एचसीएफ क्या होगा। 3828 देखिए किससे किससे कटेगा, 8 8 16 3 2 5 11 से तो कट ही रहा है, 28 4
8 2 10 8 18 3 21, मतलब यहाँ से आप नहीं निकाल सकते। मैं आपको ये बोल रहा था 3828 ही अगर इनमें से हम देख लें कि ऐसी कौन सी संख्या जो 3800, क्योंकि HCF तो उसमें शामिल है, संख्या है ना भाई, सबसे बड़ी संख्या को और इसका HCF निकालना है तो इसमें शामिल होना चाहिए। तो 11 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, 13 और 17 से भी, 11 और 12 से कट रहा है, मतलब हमें आप सवाल को हल करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी छोटी संख्या को x मान लेता हूं, जो बड़ी संख्या वो कितनी है 5x + 178, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है 2858। यही तो आपका सवाल है। अब आप देखिए 5x में से x घटाएंगे तो 4x आ जाएगा, 2858 में से आपको 178 घटाना है। 8 में से 8 गया 0, 15 में से 7 चला गया 8, 27 में से 1 चला जाएगा 26। तो जो x की वैल्यू है ये बटे 4 कर दीजिए, ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 676। तो जो बड़ी वाली संख्या वो तो ये है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 × 670 + 178, तो 5 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 और 3 33 प्लस 178, मतलब 8 7 5 12, 33 1 34 और 1 35। अब आपको 3528 और किसका है 3828, इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने का बेस्ट तरीका बड़ी संख्याओं का घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, मतलब या तो HCF 300 होगा या 300 होगा, कोई गुणज होगा। अब आप देखिए 317 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, मतलब उत्तर है 12 से कट जाएगा। 12 से क्यों कट जाएगा, 3 तो है ही है और डबल 0 है तो 4 से कटना ही कटना है, मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी, मतलब आपका जो HCF है कितना आ जाएगा 12। सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, ये बात जरूर आपको याद रखनी है। सवाल में आपको बोल रहा है कि छोटी संख्या से भाग देने पर इससे हमने भाग दिया तो भागफल कितना आया 5 और शेषफल कितना आया 178, मतलब ये वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 5x + 178। वैसे ये बातें आप सबको पता होंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोला था यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, एलसीएम और HCF का गुणनफल 432 है, तो एलसीएम और HCF के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए व्युत्क्रमों का योग, अगर मैं इसको एलसीएम रखूं और इसको HCF रखूं तो ये होगा क्या, ये लास्ट में यही आएगा LCM + HCF और बटे LCM × HCF, यही तो आएगा। मतलब LCM और HCF का गुणनफल जो 432 है वो इनमें से किसी एक संख्या से तो कट ही रहा होगा। अब आप खुद एक चीज सोचो, ये इकाई अंक कितना है 2 है, 2 है तो 2 1 कम 2, 15 दूनी 30 है तो 302 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 कम 3 तो कटेगा नहीं। 5 में कोई भी संख्या का गुणा करोगे आप आएगा ही नहीं। 4 की अगर मैं बात करूं 4 तिहाई 12, 14 त्रिक 42 43, ये हो सकता है। 9 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 2 आएगा ही नहीं, मतलब एक चीज तो पक्की होगी कि उत्तर ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको लगाने की बात करूं, लगाने की अगर मैं बात करूं तो अब आप खुद एक चीज देखो, LCM + HCF, LCM में HCF शामिल ही होता है, दो संख्याओं की बात है, तो अगर मैं HCF को बाहर कर दूंगा तो यहां से बचेगा क्या A × B + 1। अब इससे भी आप सवाल को चेक कर सकते हो, देखो A और B इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन तो है नहीं A और B में, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 3 धन 1, 16 3 48 और 1 कितना है 49। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं तो LCM में HCF तो पहले ही होता है, तो HCF × A × B और गुणे HCF। ठीक है, ये HCF और ये HCF क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहां से भी अगर आप देखोगे तो ये 49 आ रहा, लेकिन 49 को मैंने पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि 49 ऑप्शन सभी में था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, LCM × HCF अगर आप इसके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे तो ये हमेशा हर में आएगा, और हर में आएगा तो या तो वो संख्या होगी और या तो उस संख्या का। अब इससे एक चीज और पता लग रही है, अगर नीचे 144 आ रहा मतलब इसका HCF भी कितना आएगा 3 आएगा, तभी तो ये HCF से HCF कैंसिल हुआ होगा और 144 बचा होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये है क्वेश्चन, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है देखते हैं भाई। नंदन के पास कुछ मार्बल थे, 32 बच्चों बराबर बराबर बांटे, पाया 4 मार्बल बचे हैं, 41 बच्चों 48 बच्चों बराबर बराबर बांटा तो 13 और 20 बचे हैं, 53 बच्चों बराबर बांटा तो कोई मार्बल नहीं बचा। ठीक है, इस सवाल को करने के पहले मैं एक सवाल और आपको, ये सवाल आप देख लीजिए, फिर अपन पिछले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर भागफल 1 4 और 6 है और अंतिम भाजक 29 है। अगर अंतिम भाजक 29 है मतलब एक बात तो पक्की है कि HCF यही है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जब LCM की बात होती है, LCM की बात होती है तो वो क्या होता है HCF × A, मतलब एक बात पक्की है कि इस LCM में ये HCF शामिल है। ठीक है,
इस एलसीएम में ये एचसीएफ शामिल है, ए गुणे बी अलग डाटा है। अब आप खुद एक चीज सोचो, इसमें से कौन सी संख्या है जो 29 से कट जाएगी। अब आप देखो, मान लीजिए मैं कोई भी एक संख्या है 70 80, में एक काम करता हूँ 224 70 को ले लेता हूँ, 224 70 को ले लेता हूँ, तुरंत लग जाएगा। देखिए 29 कितनी बार जाएगा भाई, ये 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा नहीं, 7 नहीं 63, 7 बार चला जाएगा। 7 नहीं 63, 7 दूनी 14 6 20, 7 नहीं 63, 7 दूनी 4 में से 3 गया 1, ये 2 आ जाएगा 217, फिर से 7 बार ही जाएगा 203, कितना आ गया ये 14 140, 5 9 45, देखिए 5 बार जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 हो 4। अगर यहाँ पे मैं 5 कर दूं तो ये संख्या सवाल, मतलब आपका जो डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 22,475, 22,475, ये देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को लगाने के चक्कर में पड़े तो आप निश्चित मान करके चलो कि आपका 2 से 3 मिनट किल कर देगा। भाई सीधी सी बात यह कि अगर अंतिम भाजक 29 है, इसका मतलब यह है कि इसका जो एचसीएफ है ये कितना है 29 है, और अगर एचसीएफ 29 है तो भाग तो उसमें जाना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि भाग दिया जब हमने तो 29 से पूरा पूरा भाग चला गया, वो डाटा आपके सामने। अब इस सवाल को मैंने पहले क्यों बताया, इस सवाल को मैं बाद में क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे की कहानी समझिए। देखिए सवाल वास्तव में ये बोल रहा है, ये सवाल ऐसा है कि एक संख्या है जिसको 32 से भाग दिया तो शेष 4 बचा, 41 से भाग दिया तो शेष 13 बचा, 48 से भाग दिया तो शेष 20 बचा, 53 से भाग दिया तो शेष कुछ नहीं बचा। मतलब जो भी संख्या है वो 53 से पूरे तरीके से कटेगी, ये तो फैक्ट है, सवाल में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल क्या क्या आता है, यहाँ पे सवाल आता है एलसीएम है कि इस संख्या का ये है और लास्ट में शेष ये बचा, सभी में शेष कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम प्लस शेष कर देते हैं। अगर अंतर समान है तो एलसीएम माइनस समान अंतर कर देते हैं। लेकिन अगर आप सवाल लगाने के लिए जाओगे तो यहाँ भी आपको 2 मिनट किल हो जाएगा। तो अब करना क्या है हमें, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक बात तो हमें इस सवाल में दिख रही है कि ये सवाल, ये संख्या 32 से कटेगी, वो 53 से कटेगी, 32 से काटने पर कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 32 से काटने पे 4 बचेगा और 53 से काटने पर 0 बचेगा। अब हम डाटा पे आ जाते हैं। देखिए 7800 सब 7800 के आसपास ही मैं एक काम करता हूँ, 7800 को ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, 7800 का ही मैं देखता हूँ, कम होगा तो पीछे चले जाएंगे, ज्यादा होगा तो आगे चले जाएंगे। अब अगर मैं इसको 53 से भाग दूं तो 53 है कम, 53, 8 में से 3 चला गया 5, 7 में से 5 गया है 2, कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 पंचे 20 1 21, ये हो गया 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 चला गया 380, 5 7 35, 7 तरीके का 7 पन्ना 35, 35 और 2 37, शेष कितना बच रहा है 9। मतलब अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा 4, लगा तो ठीक है ना, 4 3 12, 4 पंचे 20 1 21, हाँ ठीक है 7800। घटाने में मुझे कितना घटाना पड़ेगा 9, और जोड़ने में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा जो भी है। तो अब अगर मैं इसमें 9 घटा दूं, देखिए यहाँ पर घटाने पर मैं कितना घटाऊंगा, घटाने पर मुझे घटाना पड़ेगा 9, और अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो जोड़ने पर मुझे जोड़ना कितना पड़ेगा 53 माइनस 9, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 44। तो अब अगर इसके नजदीक संख्या जो 53 से विभाजित है वो कौन सी है, एक तो 7800 में से आप 9 को घटा दीजिए, तो 7800 में से आप 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 77 91, एक तो ये कटेगी, और या तो जोड़ना है तो फिर आप 7800 में 44 को जोड़ दीजिए तो ये कितनी हो जाएगी 78 44। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं, चूंकि डाटा इसी के आसपास है, ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 53 से विभाजित है। ठीक है, अब आप देखिए 77 91, 77 में लेकिन इसने 94 से स्टार्ट किया, इसलिए ये हो नहीं सकता। अगर इसने 90 से स्टार्ट कर दिया होगा तो यही उत्तर हो जाता, अगर 90 से, क्योंकि 91 इसके बीच में आ रहा है। फिर सब 7800 वाली है, तो 7800 में हमको 44 चाहिए, तो ये 14 से 24 तक ये भी नहीं हो सकता, 64 से शुरू है तो ये भी नहीं हो सकता, 34 से 54 ये आपका आंसर। सेम सवाल ये था, लगभग यही सवाल यही था। इसमें आपको क्या है एचसीएफ 29 था, मतलब 100% इसमें 29 होगा, ये 29 से कटेगा। ठीक यही चीज यहाँ पर है कि अगर 53 बच्चों को बांटने के बाद शेष 0 बच रहा है, इसका मतलब संख्या 53 से तो विभाजित है, और 53 से विभाजित है तो मैंने देख लिया कि भैया इसके आसपास क्या, इस सवाल को आपने देखा भी होगा कि इसके निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे विभाजित हो जाए। तो भैया 7800 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 53 से विभाजित हो जाए, तो कौन कौन सी है 77 91 7844, ये मेरे को डाटा यहाँ पर मिल गया, इसलिए यही आपका उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, पी आयत एबीसीडी के अंदर एक बिंदु है, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर, आपको ये पता है आयत के अंदर अगर कोई बिंदु होता है तो फाइनली आंसर क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर।
ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ग और आयत के बीच में अगर कोई भी बिंदु होता है और जो उसके विकर्ण, विकर्ण की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी कोई बिंदु है और अगर उनको आपस में मिलाया जाएगा तो फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी ए स्क्वायर मतलब कितना है ये मामला 69 स्क्वायर, पी सी स्क्वायर मतलब मामला कितना है 38 स्क्वायर, पी बी स्क्वायर मामला कितना है 27 स्क्वायर और पी डी स्क्वायर ये है मामला। अब अगर इस सवाल को आप लगाओगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस ट्राई करेंगे, फिर हम डिजिटल सम पे जाएंगे। अगर यूनिट प्लेस में कंट्राडिक्टरी हुआ तो मतलब अगर दो आंसर मिल रहे हैं, अब आप देखिए 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, मतलब 5 हमारा उत्तर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, मतलब एक चीज पक्की है कि जो पीडी का जो इकाई अंक है वो 6 होना चाहिए, तभी तो ये 5 आएगा। और 6 ये तब हो सकता है जब यूनिट प्लेस या तो 4 हो या तो 6, ठीक है, तभी तो उसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। 4 और 6 वाला कोई डाटा है क्या? यही लग गया सवाल। अब अगर मान लीजिए इससे भी नहीं बनता तो मैं क्या करता, 9 6 15, 5 1 6, 6 6 36, 9 आ जाता। देखिए 9 6 15, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये 9 आ जाता। फिर 38, 8 3 11, 1 1 2, 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाता 4, ये 4 हो जाता। 9 4 13, उधर देखिए 7 2 9 9 9 81, ये कितना हो जाता, ठीक है 9। मतलब अब जो डाटा आएगा उसका स्क्वायर करने के बाद जो सम है वो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 9 4 13, 4 आ रहा है। 7 2 9 9 9 81, 9 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 8 7 15, 6 6 6 36, 6 3 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 7 4 11, 2 2 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ सकता था। मतलब अगर डिजिटल सम में देखें तो 1 और 4 आंसर है, लेकिन यूनिट प्लेस से हम पहले ही आंसर निकाल चुके हैं। कितना हो जाएगा 74। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी है, ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ए बी बराबर 14, बी सी बराबर इतना, डी सी बराबर इतना, ए डी बराबर इतना, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सवाल। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, आयत वर्ग तो दिया नहीं है, चलिए हम इसको समलंब भी ले लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है, कौन सा है ए बी सी डी, ए बी और डी सी, ए बी समांतर डी सी है। यहां से मैं शुरू कर देता हूं, तब ये ए बी नीचे आ जाएगा और सी डी ऊपर आ जाएगा, ये दोनों समांतर है, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 14, ये 14 है, बी सी बराबर कितना है 73, ये 73 है, डी सी बराबर कितना है 90, ये 90 है, और ये कितना है 22 है, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी इसको मिला दिया और बी डी इसको मिला दिया, इनके मध्य बिंदु है वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। ये मध्य बिंदु कौन से हैं, ई और एफ, ई और एफ, ठीक है। फिर आपको बोला ई एफ की लंबाई। अब आप देखिए जब कभी भी ऐसा फिगर बनता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ई एफ जो है वो समांतर होगा ए बी के भी और वो समांतर होगा सी डी के भी, ये तो आपको पहले से दिया। साथ ही साथ ई एफ की जो वैल्यू होती है वो होगी ए बी और सी डी का जो डिफरेंस होगा उसकी आधी, चाहे ये बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो। अब यहां आप देख लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 90 माइनस 14 और बटे 2, 9 में से 4, 90 में से 4 गया 86, 76, 76 बटे 2, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 38 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ये बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपका जो आंसर है वो यही होगा, दोनों समांतर भुजाओं का अंतर का आधा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पी एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है। पी ए बराबर 8 है, ए बी बराबर, पी बी बराबर नहीं दिया है, पी बी पी ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक वृत्त है, चलिए ले लिया, इससे 17 सेंटीमीटर दूर वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ओ है, यहां से 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी है, यहां से एक छेदक रेखा खींची जाती है जो इसको ए और बी पर काटती है। अब देखिए पी बी पी ए से बड़ा है, मतलब बी इधर होगा ए इधर होगा। अब आपको दिया क्या है, पी ए बराबर 8 दिया है, ये 8 दिया है, पी बी ए बी बराबर 7 दिया है, मतलब ये पी बी बराबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पी बी बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसके ये डाटा 17 का है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अब अगर मान लीजिए मैं एक छेदक रेखा और खींच दूं ओपी, एक छेदक रेखा अगर मैं और खींच दूं
छेदक रेखा खींच देता अगर मैं, मान लीजिए अगर मैं छेदक रेखा खींचूंगा तब तो मिलेगा नहीं। हाँ चलो, एक इसमें एक स्पर्श रेखा डाल लेते हैं। ये मैंने स्पर्श रेखा डाल दी, चलिए ये मैंने स्पर्श रेखा डाल दी, ABC, इसको मैं मान लेता हूँ D है, ये D, ये स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाला जो हिस्सा, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, मतलब ये समकोण। अब आप देखो, यहाँ आपने पढ़ रखा होगा कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर मतलब PD का स्क्वायर बराबर होगा PA गुणे PB। अब PA की वैल्यू कितनी है? 8 और इसकी 15, तो 8 गुणे 15 मतलब 120। तो PD बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 120, मतलब 4√3, 4 नहीं 2√30, 2√30, इसकी वैल्यू हो गई 2√30। अब आपको निकालनी क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी। और देखिए OD की वैल्यू निकालनी, यही तो त्रिज्या है। OP की वैल्यू आपको दी गई है, OP की वैल्यू आपको दी गई है, मतलब जो OD की वैल्यू है, OD की जो वैल्यू है, OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये तो क्या है? ये क्या है? ये कर्ण है। कर्ण है मतलब OP का स्क्वायर और माइनस PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर, और OP का स्क्वायर हो गया 17 का स्क्वायर, और PD का स्क्वायर आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना है? 120, मतलब 289 माइनस 120, 120 तो कितना आ जाएगा? 169, मतलब OD बराबर कितना हो जाएगा? 169 का स्क्वायर रूट, मतलब उत्तर हो जाएगा 13, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अच्छा सवाल कहा जाएगा ये, नो डाउट अच्छा सवाल कहा जाएगा। और यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और त्रिज्या के बीच का जो अंतर है ये आपको पता होना ही चाहिए, तभी ये सवाल आप अच्छे से कर पाओगे। करते हैं अगले सवाल की। देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 109, 171 और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा के अनुरूप इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यार बकवास भी कह सकते हैं और कठिन भी कह सकते हैं। देखिए ये है सवाल। अब चूंकि इसकी ऊंचाई निकालनी तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 100 और इसको मैं ले लेता हूँ 109। ये त्रिभुज है AB और C। संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इसकी बात ज्ञात करनी है, ऊंचाई का मामला है इसलिए लंब होगा, एक बात तो पक्की। अब आप देखिए अगर इस सवाल को देख करके हम कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे हेरो के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो अब अगर हेरो के फॉर्मूले में नहीं जाना है तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है दो के दोनों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और ये दोनों क्या है? कर्ण है। कर्ण है और मुझे अगर इसकी ऊंचाई निकालनी, तो अगर कर्ण है तो फिर यहाँ पे ट्रिपलेट भी लगेगा, ट्रिपलेट भी लगेगा। ऊंचाई पूछ रहा है, अगर मैं इसकी ऊंचाई को 94 ले लूं, मान लीजिए अगर मैं इसको 94 ले लूं तो इस वाले के डाटे का मान कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। तो 100 में से 94 घटा 6 और ये 194, ये तो 6 से कटेगा ही नहीं, और डाटा ये सीधा सीधा आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, जैसे मान लीजिए ABC था, ये D है, अगर मैं BD की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर 100 है इसको मैं 94 लूंगा तो 6 गुणे 194 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डाटा फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि इन दोनों का वर्गमूल अगर देखें तो 9 4 13, 13 1 14, 3 से कटेगा ही, मतलब 94 तो हो नहीं सकता। अब चलिए 94 नहीं हो सकता, 49 ले लेते हैं। अगर मैं इसको 49 लूँ तो फिर वही कहानी आ जाएगी, 149 और 100 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 51, और 51 का मतलब है 17 गुणे 3, 9 4 13 1 14, इसमें भी नहीं फिट बैठ रहा। ठीक है, 60 ले लेते हैं। 60 अगर मैं लेता हूँ, 60 अगर मैं ले लेता हूँ तो 160 और ये कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अगर 40 मैं इसमें से निकाल दूं तो 40 गुणे 4 गुणे 40, ये निकल जाएगा वर्गमूल। तो अब अगर ये 60 है, इसको अगर मैं 60 लेता हूँ, 60 लेता हूँ तो ये 100 है, ये 60 है, तो बट चले ये वाला 80 हो जाएगा। और ये अगर 80 हो जाएगा, देखिए 20 न्याय 60, 20 चौके 80, 3 4 5 का तो ट्रिपलेट बनता ही है ना भाई, 3 4 5 का ट्रिपलेट तो बनता है। ये अगर 3 है तो ये 4 होगा, क्योंकि ये 5 है। अब अगर ये 80 है तो ये पूरा 171 है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 91 होगा, 91 होगा। तो अब आप देखिए 60 और 91 का ट्रिपलेट भी 109 होना चाहिए। तो देखिए 60 का स्क्वायर जो है, 60 का स्क्वायर 0, 1 1 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, और 109 का 9 9 81 बिल्कुल होगा। देखिए 60 का स्क्वायर प्लस 91 का स्क्वायर बराबर 109 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा 3600। 91 का मतलब ये हुआ 91 माइनस 9 9 9 9 81। 91 में से 9 घटाएंगे तो
82 81, 82 81, 109 का स्क्वायर करोगे, ये +9 है, फिर +9 है, तो ये 81 आ जाएगा, 109 और 9 118 आ जाएगा, ये हो जाएगा 118 81, जोड़ेंगे तो ये 81 तो आएगा ही, 6 2 8 और 8 3 11, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 60। आपका जो आंसर है वो 60 क्यों होगा ये अभी आपने देख लिया, ठीक है ना। 94 हमने लिया तो ये वर्ग बन ही नहीं रहा, 49 लिया तो ये वर्ग बन ही नहीं रहा, केवल 60 ही एकमात्र ऐसा डाटा है जहां पर ये 60 है, ये 80 है, 100 है। हाँ, अब इसको मैं एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पर आपको ये पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब 60 91 और 109 ये भी ट्रिपलेट है। हाँ, अब यहाँ पर ट्रिपलेट की जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी अगर आपको पहले से पता है तो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन सा कहलाता है? जिसकी समांतर भुजाएं समान होती है। बीसी समांतर एडी है, ठीक है। चलिए, बीसी समांतर एडी है तो बीसी को ही मैं नीचे लूंगा, बी सी डी और ए। बीसी समांतर एडी है, ठीक है। एसी बराबर सी डी है, एसी अभी तो बात की बात है। एबीसी 69 डिग्री है, एबीसी 69। अब आप देख लीजिए, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों अगर समांतर भुजाएं हैं, ये अगर इसकी तिर्यक रेखा है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना होता है? 180। तो ये अगर 69 है तो इस पूरे का मान होना चाहिए 111 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? बी ए सी, बी ए सी मतलब अब ये लाइन खींचनी ही पड़ेगी। चलिए खींच लेते हैं, चलिए ये हमने खींच लिया। इसका मान ये कितना बोल रहा है? बी ए सी, इसका मान ये बोल रहा है 23 डिग्री। तो अगर ये 23 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 11 में से 3 चला गया 8 और 10 में से 2 चला गया 8, ये 88 डिग्री, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है? फिर आपको ए सी बराबर सी डी है, तो ए सी और सी डी ये दोनों बराबर है। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं की जो सम्मुख कोण है वो भी क्या होते हैं? समान। तो अब ये वाली भुजा के सामने का कोण 88 है, तो सीधी सी बात है कि इसके सामने का कोण भी ये वाला भी कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। अब आपसे ए सी डी का मान पूछ रहा है, ए सी डी का मान पूछ रहा है। अरे कुछ है ही नहीं सवाल में, 4 डिग्री उत्तर है। क्यों? देखिए, ये वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसकी। अब आप देखो, ये 88, ये 88, 176, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बेसिक चीज समलंब चतुर्भुज उसने दिया भी इसीलिए था क्योंकि समांतर भुजाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू हो जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? x5 3 - 4 - 6। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल काफी कम आए हैं, ठीक है ना। एक क्षेत्रफल वाला सवाल था, यही था, इसी को हमने उठा लिया है। 3 शीर्षें 3.5 4.5 त्रिभुज का केंद्रक है, तो x + 3 y - 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एवरेज होता है। एवरेज होता है मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3.5 का जो मान है वो है x + 3 - 6/3, ये मैं कह सकता हूं। तो अब देखिए, 3 का गुणा यहां कर देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा? ये x - 3, 3 × 5 = 15, 10.5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.5। ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था? x + 3, तो x + 3 का मान कितना हो जाएगा? 13.5 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? 16.5, 16.5, 16. ओहो, एक ही में दिया, कुछ करने की जरूरत है क्या सवाल में? एक ही में दिया हुआ था। हाँ, अब एक बात जरूर थी, अगर मैं y की बात करता तो y का भी यही कहानी है। तीनों का सम तो देखिए, 5 में से 4 गया 1, y + 1 और ये कितना हो जाता है? 13.5। y + 1 मतलब y की वैल्यू हो जाती 12.5। और आपसे पूछ क्या रहा था? पूछ क्या रहा था? y ऋण 4। तो y ऋण 4, 12.5 में से 4 घटा देंगे 8.5। तब भी आप देख लीजिए केवल एक ही उत्तर था, मतलब x से भी वही आंसर है, y से भी वही आंसर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं x - 18, x - 25 और x, मतलब x सबसे बड़ी है। समकोण त्रिभुज का मामला है, मतलब x क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। कर लेते हैं सवाल को। देखिए, ओह, समकोण का मामला था ना, ये ले लेते हैं। ये x है, इसको सपोज मैं ले लेता हूं x - 25,
और ये है x माइनस 18। अब यहाँ पर एक बात आपको जरूर याद रखनी है, एक बात आपको जरूर याद है, या तो आपको ट्रिपलेट पता हो, ऐसे ट्रिपलेट जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 7 का। अब अगर मान लिया ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो क्या करना है, देखिए यहां पर आप सवाल को एक्स स्क्वायर बराबर इसको मत करने लग जाइएगा, मैं x माइनस 25 का स्क्वायर बराबर कर रहा हूं, x माइनस 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 18, ये करूंगा मैं सवाल में। अब देखिए x माइनस 25 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस 50x बराबर, यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 और माइनस 36x, यही हो जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होने वाला, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 324 और ये प्लस 36। देखिए ये x और ये x कैंसिल, पूरे डाटा को उठा के आप इधर ले आइए तो देखिए 625 324 इधर धन हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9 2 2 4 6 3 9 949 आएगा, ठीक है। और इधर करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 86 है बराबर 0। मतलब अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस 86x प्लस 949 बराबर 0। अब ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ऋण और ऋण संख्याएं आएंगी, 949 किससे कटेगा, 9 9 18 7 से कटेगा नहीं, 7 एक कम 7 2 7 तरीक 21 3 39, 7 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से, 13 सते 91, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, तो 13 गुणे 13 सते 91, 13 39, 13 और 73 का योग भी 86 होता है, ये लीजिए आ गया हुआ। अब 13 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 25 और 18 से तो बड़ा ही होगा, मतलब x की वैल्यू 73 है, ये 73 है, तो ये 73 है, तो 73 में से 25 घटाएंगे, 73 माइनस 25 25, तो 13 में से 5 चला गया 8, 7 में से ये 48 हो जाएगा, और 7 बढ़ा दिया तो 48 और 7 55 हो जाएगा। मतलब ये आपकी ट्रिपलेट अगर 48 55 73 अगर आपको याद थी तो सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 48 और 55 में अंतर कितने का है, 7 का। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 48 गुणे 55, ये कितना हो जाएगा 24, 55 दूनी 110, 12 गुणे 110, मतलब उत्तर हो जाएगा 1320, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अच्छा सवाल है, तुरंत उत्तर आ गया, ठीक है ना। बस यहाँ एक गलती आप मत कर जाना कि इसको आप मत कर लेना कि x माइनस 25 का स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का स्क्वायर, क्योंकि तब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD जिनकी माप क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, केंद्र के एक ही तरफ, देखिए एक ही तरफ है, ये आपका केंद्र है, ये 14 है और ये 6 है। अगर यहां से मैं लंब डालूंगा तो ये 7 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये O है, इन दोनों के बीच की दूरी 4 है, ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है, इसको आप x मान लीजिए, ये भी त्रिज्या है, ये मान लीजिए ये AB था, ये A, ये B, ये C, ये D, इस पर काट रही है, इसको मैं ले लेता हूं E, इसको मैं ले लेता हूं F। अब आप देखिए OB और OD ये दोनों इसकी त्रिज्या है, तो यहां से त्रिज्या है और इसके लिए कर्ण है, तो OB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज इसके पहले आपको चेक करनी है, देखिए 14 और 6 ये जीवाओं की लंबाई है, वृत्त के अंदर है। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, वृत्त का व्यास, तो जो व्यास का मान है ये भी तो डबल ही है ना, तो जो व्यास का मान है वो 14 से ज्यादा होना ही चाहिए। अब 14 ज्यादा होना चाहिए, रूट में अगर हमको डाटा दिया हो तो मैं एक काम करता हूं ना, 14 का स्क्वायर बराबर 196, मतलब इन संख्याओं का जो स्क्वायर है जिसका 196 से ज्यादा हो, अगर 2 से ज्यादा का ज्यादा होगा तब तो फिर हम सवाल में वापस लौटेंगे, लेकिन अगर यहीं से मुझे उत्तर मिल गया तो क्यों जाना। तो आप देखिए 2 दूनी 4, 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8, 8 8 और 3 11, ये तो उत्तर होगा नहीं। इसकी अगर मैं बात करूं 2 दूनी 4, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, 20 और 3 23, 232, ये ज्यादा है, रूट 58 हो नहीं सकता, देखिए यही बार उत्तर, यही सवाल आएगा, ये आपका आंसर,
ये मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहां पर मुझे 1058 और 29 पे पड़ गई, मतलब ये दोनों तो क्लियर थे कि ये दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जीवा वृत्त के अंदर है, इसका मतलब यह है कि उसका जो व्यास है वो जीवा की लंबाई से बड़ा हो, जीवा की लंबाई से बड़ा होगा। अब अगर इस पूरे सवाल को अगर मुझे लगाने की बारी आती तो फिर मेरे को करना क्या पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर हो जाता एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब इस पूरे सवाल को यदि आप लगाने बैठोगे तो ये टाइम टेकिंग है, तो अगर मुझे आंसर डायरेक्ट मिल रहा तो फिर मैं उधर क्यों जाऊं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, एक नियमित बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग से 250% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण हमेशा कितने होते हैं, 360 डिग्री। बहुभुज में चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कितने भी भुजाओं वाला हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 है। तो इसके जो अंतः कोणों का योग है वो कितना हो जाएगा, देखिए 360 गुणे 250% अधिक है, मतलब 350 हो गया। तो 350% का मतलब हुआ 3.5। ठीक है, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप x है, तो x का मान गया। अब देखिए, आंतरिक कोण निकालना है अगर हमें, तो हमें भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए, और भुजाओं की संख्या हमें पता है क्या होती है, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया क्योंकि किसी भी समबहुभुज के अंतः कोणों के योगों का मान जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। अब आप देख लीजिए, 180 से ये 2 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7, मतलब n-2 बराबर 7, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब आपको प्रत्येक कोण का मान पूछा है, तो कोणों का जो सम है तो ये है, और भुजाएं कितनी है, 9, तो 9 चौके 36, 40, ये 0 और ये कैंसिल, 35 चौके कितना हो जाएगा, 140 डिग्री दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी सवाल में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। लेकिन बात करते हैं अगले। देखिए सवाल में आपको क्या बोला है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। चतुर्भुज, चलिए ठीक है, समलंब भी ले लेते हैं, क्योंकि अनुपात भी दिया हुआ है ना बाद में, 7:9। ठीक है, आयत तो नहीं होगा, ये आयत और वर्ग नहीं है। ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, आर एस है ना, आर एस, तो इसको मैं आर एस ले लेता हूँ, आर एस। ठीक है, इसको पी क्यू कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, कोण आर एस के समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, और ये इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल भी बराबर है। समद्विभाजक किस पर मिलते हैं, टी पर। कोण एस टी आर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 डिग्री। वाह, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, कोण पी प्लस कोण क्यू बटे 2 बराबर हो जाएगा कोण टी, ये अंदर वाला। ठीक है, अब आप देखो कोण पी और क्यू का कुछ दिया है क्या, 7 और 9 दिया हुआ। ठीक है, तो 7 प्लस 9 बटे 2 बराबर कितना, ये दिया हुआ 8 डिग्री, मतलब 16 बराबर 16 डिग्री है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या था, मापों के बीच का अंतर, क्या बात है, 9 माइनस 7 बराबर कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। ये उत्तर है, ये उत्तर। ये बेसिकली फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आयत होता, ये आयत होता, चतुर्भुज तो चतुर्भुज है, इनके मान 90-90 डिग्री होता है, तो ये अगर मैं भुजा बनाता हूं तो देखिए ये 45, ये भी 45, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अब आप देखिए इसका मान भी कितना है, 90, इसका मान भी कितना है, 90, इन दोनों के सम का आधा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बोली कि ये वाला जो एंगल है ये हमेशा जो बचे हुए जो दो कोण हैं उनके योग का आधा होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी के समांतर एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः दिखे। ये वही समलंब चतुर्भुज जैसे ही कुछ सवाल लग रहा है, देख लीजिए, ये इसको काट रही है, ए बी सी डी के समांतर है, इसको मान लीजिए मैं ए बी मान लेता हूँ, इसको मान लीजिए मैं सी डी मान लेता हूँ, इसको मान लीजिए मैं पी क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, ई और एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला डाटा ई है, ये वाला डाटा एफ है। कोण पी ई बी बराबर 49 डिग्री, ये वाला 49 है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखिए ये 49 है, ये भी 49 होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 50, ये 49 है अगर, तो इन दोनों का योग तो टोटल 180 होना चाहिए, तो 130 और 131 डिग्री होगा, ये 89 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कोण पीईबी, अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, दिया नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है,
फिर आपको बोला जी ए बी और सी डी की एक बीच कोण पीईबी, पीईबी बराबर 49 डिग्री। जी ए बी और सी डी के मध्य कोण बीईजी, बीईजी मतलब इधर कहीं है, ठीक है, ये मिला दिया हमने, ये जी हो गया। कोण बीईजी ये कितना है 35 डिग्री। ये देखो आप यहीं आ गया उसका यूज। अब आप देखो इस पूरे का जो मान है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरे का जो मान है ये कितना होना चाहिए। देखिए देखिए अरे यार क्या हो रहा है, देखिए ये 49 डिग्री, ये 49 डिग्री, ये देखो, ये देखो आप, मैं इसकी बात कर रहा था, इस पूरे के मान की ये ऐसा है, ठीक है। इस पूरे का जो मान है ये कितना डिग्री, ये 49 हो तो 49 एक 50, ये 131 डिग्री होगा। ये कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, तो 35, 11 में से 5 चला गया 6, 11 में से 5 चला गया 6, और 12 में से 3 चला गया 9, ठीक है। फिर आपको बोला है जी एफ ई, जी एफ ई इसकी बात कर रहा है, और इस वाले कोण का मान कितना है 16 डिग्री। जी एफ ई और बी ई जी, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, 35 ये है तो 96 ये टोटल मिला के 180 होना चाहिए। अब देखो आप ये 96 ये 16 ये वाला कोण पूछ रहा है क्या, EGF, EGF इसकी बात कर, तो ये 96 6 102 112, 112 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 डिग्री। सवाल में कुछ है क्या, सवाल में बस ये जैसे 49 दिखा ये मुझे पता लग गया कि ये 111 है। ये अगर 35 है तो ये 96 होगा ही होगा, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है तो इसकी वैल्यू निकालने में क्या परेशानी है, त्रिभुजी तो है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया डालती, उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर छाया डालता है। वाह क्या बात है। देखो 5 मीटर छाया बनती है 14 मीटर वाले की, तो 44.5 मीटर छाया बनेगी। ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक एक नियम का सवाल हो गया। कुछ करना है क्या सवाल में, देखिए 5 8 40, 5 9 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 8.9, 14 नहीं आया 126, 14 8 112 और 12 124, 124.6 उत्तर हो जाएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, डी समांतर एबीसी डीई और भुजाओं पर एबी और बीसी पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी में डीई, त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज एबीसी है, यहां पर ये कितना है ए है, ये सी है, मतलब यहां पर बी होगा, ठीक है। भुजाओं ए बी और बी सी पर स्थित एक बिंदु है, किस पर है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, यहां पर डी है, यहां पर ई है, ये भुजाएं। अब देखिए जैसे ये रेखा मिली तो आपको एक बात पता लग जानी चाहिए कि भैया डी ई समांतर किसके होगा ए सी। अगर ये मध्य बिंदु होता तो आधा भी हो जाता, बात समझ रहे हो आप, मतलब d बराबर 1/2 AC हो गया होता, ठीक है। DE समांतर AC, BD बराबर 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, AD बराबर 17 है, AD बराबर 17 है। अब देखिए जैसे ये सवाल दिखता है तो आप एक बात समझ लीजिए कि त्रिभुज BDE समरूप होगा त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज किसके होगा ABC। अब यहां ये देखो त्रिभुज BDE की जो भुजा है वो कितनी है 10, और ABC की जो भुजा है ये 10 और 17 कितनी हो जाएगी 27। अगर भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो ये, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो स्क्वायर कर दीजिए। आपसे पूछा क्या है ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात, BDE त्रिभुज, ये त्रिभुज होगा यार, त्रिभुज BDE और इस वाले क्षेत्र, अब ये वाला जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसको घटा दूं तो मेरा आ जाएगा। मतलब आपसे जो पूछ रहा वो पूछ रहा त्रिभुज BDE और किसका चतुर्भुज, चतुर्भुज किसका है ADEC का, और चतुर्भुज ADEC क्या होगा त्रिभुज ABC और माइनस त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। अब देखिए
जब भुजाओं की बात होती है, परिमाप की बात होती है, माध्यिका की बात होती है, लंब की बात होती है तो अनुपात समान रहता है। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात होती है तो अनुपात क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 729 माइनस 100, मतलब ये हो जाएगा 629। 629, यही तो त्रिभुज पहले था, मतलब 100 अनुपात 629 आपका उत्तर है, ये दिया हुआ है। इसके चक्कर में मत पड़ जाना, क्यों? क्योंकि अगर चतुर्भुज पहले लिखा होता तब मैं इसको लेता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, वहां ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू ए बी को बिंदु आर और सी डी को बिंदु एस। फिर वही बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये है ए बी, ये है सी डी, ये है पी क्यू, ए बी को बिंदु आर पर, सी डी को बिंदु एस पर, कोण ए आर पी बराबर x डिग्री। ए आर पी, आर को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये वैल्यू कितनी है x, ठीक है। कोण ए आर क्यू बराबर y डिग्री। ए आर क्यू इसकी वैल्यू कितनी है y डिग्री, ठीक है। और क्या बोला, डी एस पी 4x, डी एस पी ये वाली वैल्यू कितनी है 4x। यही तो मामला है, यही ना मामला है। अब आप देखिए समांतर भुजाएं अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होंगी, ये अगर y है तो ये भी y होना चाहिए, ये x है तो ये x होना चाहिए और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 4x है, ये अगर 4x है, ये वाला भी 4x होगा, ये वाला भी 4x होगा। मतलब इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं कलर को बदल दूं, ये वाला जो कोण है अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा। यही तो समांतर भुजा का मामला है। मतलब y और 4x ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। आपसे पूछा गया x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर कितना होगा 4x। अब देखिए यहाँ पे x और 4x है, x और मतलब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 1:4। 1:y को मैं इधर ले आऊंगा तो 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। 1:4 और y और x की वैल्यू अगर पूछ रहा हो तो 4x और x मतलब 5x और 5x की वैल्यू है 180, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 36 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 4 गुना है, मतलब कितनी हो जाएगी ये 140 डिग्री। मतलब रेशियो आ जाएगा 36:140। यही आपके सवाल का जवाब है। ओह 36:140 तो दिया ही नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। 4 गुना देख लेते हैं, ये 4 गुना है, बिल्कुल है, नहीं है, ये नहीं है, 2.5 गुना है, ये भी नहीं है, ये दोनों है, ये दोनों है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, x पहले पूछा है, तो x की वैल्यू तो छोटी है, x का मान तो कम है, मतलब ये आपको वास्तव मान 36:140 सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब चूंकि 1/4 है, 36:140 उसने नहीं दिया, वो हो सकता है वो इसीलिए बच्चों से गलती भी हुई हो, वो ये जानना चाह रहा हो कि भाई आप रेशियो भी लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। 1:4 का रेशियो केवल इस जगह पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। चलिए पहले इस चीज ये देखिए, ये है ए बी सी, ये है ए बी सी, ठीक है। मान किसका दिया हुआ, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 6, ठीक है। एक्स वाई जेड ये है एक्स वाई और जेड, इसमें किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, एक्स वाई की है 8, वाई जेड की है 12 और जेड एक्स की है 16, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एक्स एक्स वाई और जेड के। अगर ऐसी कंडीशन आती है समरूप है, तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं भुजा, माध्यिका, लंब, परिमाप इनका अनुपात समान होगा। और अगर क्षेत्रफल का निकालना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, एबीसी का परिमाप पूछ रहा है। एक्स वाई जेड का तो परिमाप आपको दिया गया है ना भाई। और यहां देखिए इनका रेशियो ये 6 और 8 का है, 6 और 8 का है, मतलब रेशियो कितने का है, 3 और 4 का। ये तो बात हो गई किसकी, भुजा की। तो परिमाप का भी जो रेशियो है
परिमाप का भी जो रेशियो ये 3 और 4 का ही होगा। और यहाँ इसकी परिमाप कितनी है, इसकी परिमाप है भाई 8 + 16 + 12, 12 16 28 और 8 36। तो अगर इस 4 की वैल्यू 36 है तो 4 नैया 36, मतलब 1 की वैल्यू 9 है, तो 3 की वैल्यू 3 × 9, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा उत्तर, ये वाला। क्यों, क्योंकि परिमाप भुजा, माध्यिका और लंब की लंबाई ये समान होती है। डी और ई ए बी से बी डी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये सवाल सेम है, पिछला वाला जो 100 6 629 वाला है, ये आप लोग लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और ज्योमेट्री के जो कठिन सवाल थे, कठिन सवाल इन द सेंस जिसको करने में हमारे बच्चों ने ज्यादा गलतियां की थी, वो यहां पर खत्म होता है। अब आगे हम आपसे बात करेंगे रेशियो, आपके फेवरेट टॉपिक्स प्रॉफिट एंड लॉस और इनकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए